आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। मोटर व्हीकल एक्ट 2019, इस एक्ट को बीते महीने ही संसद से मंजूरी मिली है। इस एक्ट का मकसद है ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों में डर पैदा करना और सड़क हादसों को रोकना, क्योंकि अभी तक जुर्माने की रकम बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से लोग 150 रुपए देकर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना अपनी शान समझते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आज बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938470, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी कानूनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की, तो सबसे पहले जानेंगे कि इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या पहले से जो कानून था वो काफी नहीं था? थैंक यू तरुण। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते। इस बात पर ज़्यादा जोर इसलिए देते हैं कि तमाम कानून जो भी बनाए जाते हैं उसका एक पर्पज़ यही होता है कि हम सच्चाई तक कैसे पहुँचें। सच्चाई तक पहुँचने का मतलब ये भी होता है कि सोसाइटी में एक दूसरे से कैसा बर्ताव करें। अगर कोई कानून है, कोई नए डेवलपमेंट के साथ नए रूल्स बन रहे हैं, तो उसको फॉलो करने में किस तरह से सोसाइटी की भलाई है। जहाँ तक मोटर व्हीकल एक्ट में मौजूदा अमेंडमेंट की बात है, जो कि पिछले महीने ही इसमें आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है जी। तो मोटर व्हीकल एक्ट बहुत पहले से है और लाजमी है कि वक्त के साथ साथ पैसे की जो ख़रीदारी की ताकत है वो भी कम होती जा रही है। तो कोई भी एक जिसमें कि पनिशमेंट होता है पैसा फाइन का, तो वक्त के साथ जब 10-20 साल गुजर जाता है तो पैसे की वैल्यू घट जाती है और फिर लोगों की नज़र में आज से सपोज 20 साल पहले जो 100 रुपये की वक़्त थी वो आज नहीं है, आज बहुत कम वो लगती है, जबकि वही 20 साल पहले ज़्यादा लगता था। तो अमेंडमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। फिलहाल हम ये देखें कि मोटर व्हीकल्स एक्ट और मोटर व्हीकल रूल्स ये किस लिए बना था और इसके पीछे मकसद क्या था। देखिए, जब मोटर आई, मोटर मतलब कि ऐसी गाड़ी जो कि किसी इंजन के प्रावधान से चलती है, उसे मोटर व्हीकल बोलते हैं। इससे पहले जो गाड़ियां होती थी, गाड़ियों के नाम पे घोड़ा गाड़ी होती थी, बैल गाड़ी होती थी, लेकिन किसी मैकेनिकल ऑप्शन से गाड़ी चलाने का जब प्रावधान आया, उनकी स्पीड बढ़ी, तो साथ में ये देखा गया कि स्पीड की वजह से जो है लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, जान भी जाती है, तो मोटर व्हीकल एक्ट लाना पड़ा। ये एक मजमूई तौर पर इस एक्ट में कई किस्म का प्रावधान रखा गया। ये बताया गया कि मोटर किसे बोलते हैं, ये बताया गया कि मोटर को रोड पे चलाने का तरीका क्या है, उसके लिए चलाना किसको चाहिए और उसके लिए किस किस्म का परमिट होना चाहिए। फिर उसको भी जब इसी से ज़्यादातर व्यापार भी होने लगा तो ये हुआ कि भाई ये प्राइवेट व्हीकल है और ये पब्लिक व्हीकल है, दोनों के लिए अलग अलग जो है प्रावधान बनाए गए। प्लस अगर किसी का एक्सीडेंट में चोट लग जा रहा है, एक्सट्रीम चोट लग जा रहा है, मौत हो जा रही है, तो उसके लिए प्रावधान किया है, उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट भी बताता है। उसके अलावा मोटर व्हीकल से भी बताता है कि आप रोड पे गाड़ी चलाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। गाड़ी चलाने की इजाज़त किसको दी जाए और किसको नहीं दी जाए। अगर दी जाए तो एक गाड़ी चलाने वाले की एज क्या होनी चाहिए और अपर एज यानी कि आँख की रोशनी, सुनने की क्षमता क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल्स एक्ट में गाहे बगाहे वक्त दर वक्त जो है उसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं। अभी जो मौजूदा अमेंडमेंट आया है वो थोड़ा सा पिंचिंग इसलिए लग रहा है कि तकरीबन जितने प्रावधान हैं जिसमें कि फाइन का प्रावधान दिया गया है, तो उसका 5 गुना से लेकर 10 गुना जो है बढ़ा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अभी चुपता हुआ भी लग रहा है, लेकिन जिस तरह से
हम ट्रैफिक के मामले में या रोड पर पैदल चलने के भी मामले में जिस तरह से हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं, जिस तरह से कि हम ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने में किसी किस्म का शर्म नहीं महसूस करते हैं, बल्कि आपने सही कहा कि कहीं कहीं तो शान महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, आवाम को बचाने के लिए, ट्रैफिक का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए लाजमी है कि जो प्रावधान बनाए उसका खौफ भी लोगों के दिल में हो, और पनिशमेंट का एक सिस्टम ये होता है कि पनिशमेंट पिंच करे, चाहे वो फिजिकल पनिशमेंट हो या प्यूनिटिव हो या फाइन की शक्ल में हो, लेकिन देने वाले पे जब तक कोई चीज गिरा नहीं गुजरती है, जब तक यानी कि उसको पिंच नहीं करती है, तब तक वो पनिशमेंट नहीं लगता है। 100 रुपया आज की डेट में कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको 500 कर दिया गया, जहां 500 था वहां पे 5000 कर दिया गया, जहां 5000 था वहां 25000 कर दिया गया। मैं समझता हूं कि जहां तक ये प्रावधान किया गया है, जो फाइन वगैरह का दायरा बढ़ाया गया है, ज्यादा किया गया है, 5 गुना से लेकर 10 गुना किया गया है, वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो हम रोड टैक्स देते हैं, जो ये फाइन देते हैं वायलेशन करने के बाद, तो क्या हमें सरकार वो फैसिलिटी देती है जो कि हमारे मोटर्स के लिए सही हैं? आप ये देखिए कि कुछ चंद शहरों के चंद इलाकों को छोड़ के बाकी शहरों में ऐसी है कि अगर कहीं आपके गाड़ी बनाने वाला कहता है कि इस गाड़ी की लाइफ 5 साल है, लेकिन हमारे यहाँ जो रोड है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आप बाहर चले जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ही कुछ इलाके में चले जाइए, तो उसकी लाइफ 3 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, बल्कि 1 साल भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ तो अगर पब्लिक से ये तवक्का की जा रही है कि पब्लिक जो है फाइन दे और रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करे, वहां सरकार की भी जिम्मेदारी ये होती है कि जो हम रोड टैक्स ले रहे हैं, जो हम फाइन ले रहे हैं, तो हमारे वाहन के लिए, व्हीकल के लिए रोड का अच्छा प्रावधान भी करे। कमी दोनों तरफ से है और जागरूक जनता दोनों तरफ से जागरूकता लाती है। जागरूकता जो है वो बोथ वे टर्म है। एक तरफ अगर हमको फैसिलिटी आप दें तो आप अच्छी तरह से पनिशमेंट भी करें, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल जो है नहीं रखा जाता है कि फाइन वगैरह बढ़ा दिया जाता है, पब्लिक इंडिविजुअली जो है वो पनिश हो जाती है, लेकिन जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं होता है। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जी, बात करेंगे कि इस कानून में नया क्या क्या है, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनका सवाल लेते हैं। मयूर विहार से हमारे साथ है विनोद पांडे। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं विनोद पांडे, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है मैम कि ये जो गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के होती हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये जो जुर्माना बढ़ा है वो तो ठीक है, समझ में आता है, जो घटा है बढ़ा है जी, लेकिन उस बेचारे को क्या मिलता है जिसको चोट लग गई है और वो या चोट लग गई या दुनिया में नहीं रहा, तो उसको कौन देगा पैसा और कितना देगा, क्या है उसका कोई सिस्टम है इसमें बनाया हुआ? जी विनोद जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, गाड़ी को रोड पे आने के बाद जो है इंश्योरेंस का प्रावधान जो है पहले ही कर दिया जाता है कि जब तक गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होगी तब तक वो रोड पे नहीं आएगी। उसके बाद भी लाजमी है कि गाड़ी अगर रोड पे आई है तो उस गाड़ी को किसी ने खरीदा है, तो अगर मालिक ने, गाड़ी के ओनर ने इंश्योर्ड नहीं कराया है तो पूरी जिम्मेदारी ओनर के ऊपर आ जाती है फाइन देने की या कंपनसेशन देने की। और अगर गाड़ी इंश्योर्ड होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अक्सर इस चीज पर भी प्रावधान होना चाहिए और सख्त पनिशमेंट होना चाहिए कि हर शख्स को जो कि गाड़ी खरीदा है, इंश्योरेंस ओवर होने से, पीरियड ओवर होने से पहले उसको इंश्योर करा लेना चाहिए। अगर ओवर होने के बाद अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए पनिशमेंट है, फाइन है। तो जहां तक कंपनसेशन का मामला है तो कंपनसेशन दोनों में से एक को तो देना ही पड़ेगा। अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, अगर गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो गाड़ी के ओनर को देना पड़ेगा। जी, अब बात करेंगे इस एक्ट में नया क्या क्या है और ये पहले के कानून से अलग कैसे है? ये एक्ट नया तो इसी हिसाब से हो गया कि तकरीबन जितने भी फाइन के प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उन सबको जैसा कि मैंने बताया कि 5 गुने से 10 गुना ज्यादा कर दिया गया है, जो कि पैसे की वैल्यू, गिरते हुए वैल्यू को देख के मैं नहीं समझता हूं कि ज्यादा है।
किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि फाइन ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदारी का वो सबूत नहीं देती है जो कि देना चाहिए जी। जिसको कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से चलती बजती है। जो कानून पालन कराने वाली एजेंसीज हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए, और जो पब्लिक है उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ट्रैफिक का वायलेशन न करे, ट्रैफिक को रूल्स को फॉलो करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं पब्लिक की बेनिफिट के लिए। जब हमें कभी जब तक कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती है, ज़ाती नहीं होती है, तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने और ना फॉलो करने का क्या नुकसान है। वही जब कोई चीज़ हमारा कोई बहुत करीबी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमें जब बताया जाता है कि एक्सीडेंट होने का वजह यह रहा, उस वक्त हमें ज़रूर अफसोस होता है और बुरा लगता है कि अगर उसने सपोज रेड लाइट अगर जंप नहीं किया होता तो ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। उस वक्त समझ में आता है जब पर्सनली पिंच होता है कोई चीज़। क्योंकि हम ज़्यादा पब्लिक कॉन्शियस नहीं हैं, हम नेचुरल तौर पे सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ों में पर्सनलाइज होते जा रहे हैं। हमारे दिल में वो दर्द अब दूसरों के लिए नहीं होता है जो कि अपने लिए होता है। थोड़ा सा हमें अपने एटीट्यूड और अपना सोचने का तरीका भी हम चेंज करें तो फिर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, सुरेंद्र कुमार। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, सुरेंद्र जी बताएं क्या सवाल। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे दामाद की डेथ हुई थी 2 साल पहले, और वो अपने जो सैलरी का अकाउंट था उसमें सैलरी भी डालते थे, उसमें उनके फादर का नाम था। अच्छा। तो अब दामाद की डेथ हो गई तो उसी से सैलरी से जॉइंट एफडीआई भी बनवाते थे, और वो जो दामाद की डेथ होने के बाद उन्होंने सारी एफडीआई प्री मैच्योर करवा ली, और करवाने के बाद तोड़वा के कैश करवा लिया, और मेरी बेटी को कुछ नहीं दे रहे। अच्छा। तो मेरी बेटी का उसमें क्या हक रहेगा? सैलरी अकाउंट उसमें है। जी देखिए, डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी रह जाती है मरने वाले की, वो ऑटोमेटिकली उसके जो लीगल एयर्स हैं उनमें डिवॉल्व हो जाती है। कानूनी प्रक्रिया एक है कि उसको फॉलो करना पड़ता है। किसी को के डेथ के बाद पहला काम ये होता है कि उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि उसके इंतकाल के बाद उसके कौन कौन से लीगल एयर्स हैं, माँ है, बेटे हैं, बेटी हैं, बीवी हैं। आपके सवाल के हिसाब से कि आपकी बेटी यानी कि मरने वाली की बीवी थी, तो उसका हक उसकी प्रॉपर्टी में उतना ही बनता है जितना कि अगर उसके बेटे बेटी हैं तो उनका भी। आपका कहना यह है कि उसके ससुर का नाम था, यानी कि लड़के के फादर का नाम था, यानी आपकी बेटी के ससुर का नाम था, तो उन्होंने सबको जो है मिस यूटिलाइज कर लिया है। तो ये जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। अगर आपके पास प्रूफ है कि जिस वक्त एक आदमी का देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था, उस वक्त उसके पास ये जायदाद थी, लेकिन वो जायदाद में उसकी बीवी को हिस्सा नहीं मिला, यानी बेवा को हिस्सा नहीं मिला, और दूसरी पार्टी ने यानी कि उसके फादर ने उसकी एफडी को तोड़वा कर उस पैसे को खुद यूटिलाइज कर लिया है, तो आप जो है रिकवरी का दावा डाल सकते हैं। ये हक बनता है। आपकी बेटी यानी कि आपका मतलब आपकी बेटी दावा डाल सकती है, क्योंकि उसका उसमें हक है मरने वाले की प्रॉपर्टी में, और उसको मिलना चाहिए था, जिसको कि गलत तरीके से उसके ससुर ने इस्तेमाल कर लिया है। आप फ़ौरन एक लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कानूनी चाराजोई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए, एक कंप्लेंट भी कीजिए पुलिस में। ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस भी है, और दूसरी बात यह कि आप कोर्ट में एक केस भी फाइल कीजिए। आपका केस मजबूत है इस जाविये से। जी वकील साहब, आपने बताया कि इस एक्ट में नया क्या है, लेकिन कई बार ड्राइव करते वक्त जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या ट्रैफिक रूल्स हैं वो अनजाने में भी टूट जाते हैं और कई बार जानबूझकर भी तोड़े जाते हैं, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो ये कितना भारी पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि रोड पे चलते हुए ट्रैफिक रूल अनजाने में नहीं टूट सकता है, क्योंकि जब रोड पर आदमी चलता है तो इतना तो वो उसको अटेंटिव होना पड़ेगा कि वो गाड़ी किधर से जा रहा है, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके अलावा सामने ट्रैफिक का सिग्नल जो है वो भी उसके नज़र में होना चाहिए, और होता है। ये ऐसा कोई घर बैठा हुआ ऑफेंस में नहीं है कि हमारे जहन में नहीं था इसलिए ये गलती हो गई। चूँकि रोड पर चल रहा है तो वो अटेंटिव है। पहली बात तो ये कि रोड ट्रैफिक में ख़ास तौर से जो रेड लाइट को वायलेट करने का मसला है, अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ एक जिसको बोलते हैं कि पीला येलो सिग्नल हुआ,
फ़ौरन लोग और गाड़ी को स्पीड बढ़ा देते हैं कि रेड होने से पहले जो है हम क्रॉस कर जाएं, जो कि ये अपने आप में गलत है। जी। गाड़ी को उसी वक्त रोक देना है जहां आपका येलो सिग्नल होता है, रेड सिग्नल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और येलो सिग्नल पर भी पार करना जो है अपने आप में ऑफेंस है। तो जैसा कि बताया था कि हर चीज़ का पनिशमेंट तकरीबन 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब लाजमी है कि जब ट्रैफिक का वायलेट करेंगे तो वहाँ पर जो पुलिस वाला है या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो ये सोच दिमाग में फ़ौरन सोचता है कि यह आदमी कानून का पालन करने वाला नहीं है, जानबूझकर गाड़ी को आगे बढ़ाया है रेड लाइट या येलो लाइट को देखते हुए। तो उसको और भी शक होता है कि जो जिस आदमी के नज़र में कानून की कोई वैल्यू नहीं है तो वह और भी गलतियाँ किया होगा। उसके बाद वो फ़ौरन पूछने लगता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, आप जो है अपने गाड़ी के कागजात दिखाइए, क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसके नाम से है, क्या गाड़ी इंश्योर्ड है कि नहीं है, क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें फिर जो है फिर वो ये भी देखना शुरू कर देता है कि नंबर का जो एक बताया गया है मेजरमेंट कि इतने से इतने पर होना चाहिए, इस कलर का नंबर प्लेट होना चाहिए, सब चीज़ें हैं कि नहीं। जिम्मेदारी है उसको देखना। ख़ासतौर से जब कोई कानून तोड़ता है तो फिर वो नज़र में आ जाता है कि जब एक आदमी रेड सिग्नल जंप कर रहा है तो हो सकता है कि और चीज़ों में भी वो ऐसा ही करता हो, गाड़ी के कागजात सही नहीं रखा हो। ख़ास तौर से जो इंश्योरेंस वाला मसला है, देखिए इसमें किसी इंसान के ज़िंदगी और फिर उसके इंतकाल के बाद रोड एक्सीडेंट में उसके बच्चों और उसके लवाहकीन यानी कि जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर में एक आदमी कमाने वाले होता है और उसकी बीवी या 2-3 बच्चे, उसकी माँ और बाप भी हैं, 5-6 लोग खाने वाले होते हैं। एक आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके साथ साथ जो है कई लोगों को पूरी ज़िंदगी जो है वो झेलनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है। इस चीज़ को देखते हुए जो इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है, ख़ास तौर से जो भी मोटर व्हीकल चलाता है वो गाड़ी को हमेशा इंश्योर्ड रखे। अगर इंश्योर्ड नहीं करता है तो फिर जो है क्लेमेंट को ही परेशानी होती है, और जो इंश्योर्ड नहीं कराया है फिर ओनर के भी पॉकेट से जब पैसा निकलता है तो कभी कभी ऐसा ये होता है कि आदमी गाड़ी तो चला रहा है 5 लाख का लेके, लेकिन अगर वो फाइन हो, कंपनसेशन अगर 40-50 लाख हो जाता है तो इतना भारी हो जाता है कि वो नहीं दे पाता है, वो भी जेल में जाता है, प्लस जिसको के लिए प्रावधान किया गया है उसके पास भी पैसा नहीं पहुँचता है। इसलिए हर नागरिक को, हर सिटीजन को इतनी तो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि बगैर इंश्योरेंस की जो गाड़ी है उसको भूल कर भी रोड पे नहीं लाना चाहिए। गाड़ी को हर हालत में इंश्योर्ड करा के रखनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं विनोद पांडे। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। अरे मैंने खाली इतना ही जानना चाहा कि जिस बच्चे के नाम पे गाड़ी है और वो बच्चा एडल्ट है, वो चला सकता है गाड़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सारी प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम हो, उसके पास कुछ हो ही ना और किसी को मार देता है, वो कुछ हो जाता है, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो उसको मिलता कैसे है पैसा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आपको बात क्लियर किया था कि गाड़ी अगर इंश्योर्ड नहीं है तो गाड़ी किसी न किसी के नाम से तो है ना, जिसके नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक्सीडेंट हो जाने पे गाड़ी अगर इंश्योर्ड नहीं है तो फिर कंपनसेशन गाड़ी के ओनर को देना पड़ता है। अब आपका कहना यह है कि गाड़ी चलाने वाला एक लड़का था और लड़के के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो देखिए अगर गाड़ी उसी लड़के के ही नाम से है तो एग्जीक्यूशन में परेशानी तो होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये आ जाता है कि उस लड़के के नाम से गाड़ी थी, यानी कि ओनर भी एक 21 साल का आदमी लड़का हुआ और वो लड़का अपने माँ बाप पे डिपेंड करता था और गाड़ी उसके नाम से ली गई थी, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए जिम्मेदारी तो हमेशा गाड़ी के ओनर और इंश्योरेंस कंपनी ही को बनती है। वही सिचुएशन जो आ रहा था उसी को मैं बता रहा था कि आदमी को इतना जो है सोशली कॉन्शियस होना चाहिए कि गाड़ी को बगैर इंश्योर्ड किए हुए रोड पे नहीं लाना चाहिए। अगर गाड़ी इंश्योर्ड होती तो ये डिफ़िकल्टी जो आप फेस कर रहे हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रमोहन। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है जी कि आजकल जो ये सीसीटीवी कैमरे रोड पर लगे हुए हैं उससे ये गाड़ियों की स्पीड तो नोट कर रहे हैं, पर ये नोटिस नहीं भेज रहे, गाड़ी नंबर नोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरी गाड़ी जो है वो मैंने जस्ट वैसे ही ट्राई किया कि भाई नेट पे, क्योंकि मेरा चालान तो नहीं है, तो देखा तो उसमें मेरे 2-3 स्पीड के चालान थे जो मेरे तक अभी तक नोटिस नहीं आया।
तो उसके लिए भरना जरूरी है या वेट करें कि नोटिस आएगा तभी भरे? ठीक है। इसमें 1 साल पुराना भी है लाइसेंस तो चलान। जी देखिए अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक को वायलेट करने पे वो रिकॉर्ड हो जाता है और लाजमी है कि उसको अल्टीमेटली तो काम करने वाले ह्यूमन बीइंग ही हैं, वो हैंडलिंग मिस हैंडलिंग हो जाती है। अगर आपका स्पीड जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है और आप चालान के खाते में आ चुके हैं, उस लाइन उस हदूद को पार कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास नोटिस आएगा। जी, ये जो एक्ट है ये कई स्टेट में लागू ही नहीं हुआ और कुछ स्टेट में ये लागू हुआ जहां पर कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए, कुछ छूट दे दी। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है? देखिए, जो भी सेंट्रल लेजिस्लेशन है, आमतौर पर उस लेजिस्लेशन में देखा जाता है कि स्टेट के ऊपर ये बात दी जाती है कि स्टेट उसमें जो है अमेंडमेंट ला सकता है। जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं तकरीबन सब में स्टेट का कहीं ना कहीं अमेंडमेंट है, किसी न किसी प्रोविज़न में या सेक्शन में। उसी तरह से इसमें भी सपोज ये कर लीजिए कि फाइन अप टू 5,000, अप टू 10,000, अप टू 25,000। तो ये अप टू जो है इसका मतलब ये नहीं है कि 25,000 है 25,000 ही होगा, वो 15,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड ये करता है कि किस सिचुएशन में ऑफेंस कमिट हुआ है, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है जो उसको एडजुडिकेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई स्टेट भी अमेंडमेंट करके कोई प्रावधान लाती है अपने यहाँ के सिचुएशन देखते हुए तो वो जस्टिफाइड है और वो ला सकती है। जी, कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ है, अय्यूब अली खान। हेलो। हाँ मैडम जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये पेनाल्टी पहले ही डालना चाहिए था। जी, क्या एक बार ये पेनाल्टी पहले ही डालना चाहिए था। अब जो डाले हैं देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। अब मेरा सवाल है। हाँ जी आप बताएं सवाल, सवाल बताएं। हाँ, आपका कहना ये है कि ये पहले ही डालने से लोग डर के रहते थे। अब जो डाले हैं ना, बहुत सारे लोगों के पास वो ये बहुत से लोग अब वायलेट नहीं कर रहे हैं। आपका सवाल मैं समझ गया कि आपका कहना यह है कि जब से ये अमेंडमेंट आया है जिसमें कि फाइन का प्रोविजन जो है 5 गुना और 10 गुना कर दिया गया है, और जब से लोगों को पता चला है तब तक जो लोग ट्रैफिक वायलेट करने से घबरा रहे हैं या डर रहे हैं, उनको खतरा ये है, डर ये है कि ज़्यादा फाइन हो जाएगा। देखिए, जिस ज़माने में भी फाइन किया जाता है तो उस ज़माने के करेंसी वैल्यू को देखते हुए और लोगों की पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए किया जाता है। कभी कभी प्यूनिटिव मेजर लेना पड़ता है पनिशमेंट को प्रोवाइड करते हुए भी। जब ये देखा गया कि तमाम किस्म के इसमें प्रोविज़न होते हुए भी फ़ाइन का, लेकिन लोग फ़ाइन का ख्याल नहीं कर रहे हैं या धड़ल्ले से जो है ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है क्या है 100 रुपया दे देंगे, क्या है 500 रुपया दे देंगे। तो फिर ये लाजमी है कि कानून बनाने वाले जो एक जुरिस्प्रूडेंस का एक तकाजा है वो ये है कि फ़ाइन सिर्फ यही नहीं कि नाम को होना चाहिए, बल्कि फ़ाइन किसी भी पनिशमेंट, किसी भी ऑफेंस का इतना होना चाहिए कि देने वाले पे थोड़ा सा गिरा गुजरे, जिसको बोलते हैं कि उसको पिंच करे कि उसे दे रहा है। तो चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। आपका कहना है कि पहले ही अगर आ गया होता तो फिर लोग और प्रिकॉशन लिए होते। देखिए, 20 साल बाद फिर यही 5,000 और 10,000 कम लगने लगेगा, जिस तरह से मार्केट वैल्यू घट रही है इसकी करेंसी की। तो उस वक्त फिर अमेंडमेंट लाकर उस ज़माने के हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा फाइन ऐसा हो जिसको देते हुए गिरा गुजरे, जो कि पिंच करे, तकलीफ थोड़ा सा महसूस हो कि मुफ्त में निकल गया पॉकेट से 5,000। अगर थोड़ा सा बेल्ट अगर हम सही बांध लिए होते गाड़ी चलाते वक्त तो हमें ये 5,000 रुपया खाली नहीं करना पड़ता। पहले जैसे 100 है, 200, 500 आदमी इजीली दे देता था, लेकिन जब पिंच करता है तो फिर आदमी मजबूर होता है कानून को फॉलो करने के लिए। इसीलिए कहीं कहीं कहा जाता है कि सिर्फ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ही काम नहीं करती है लॉ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में, बल्कि प्यूनिटिव भी ज़रूरी होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? लीगल सेक्शन चल रहा टीवी में जी, लॉ एंड लीगल इंफॉर्मेशन में।
जी बताएं, सवाल बताएं। सवाल लिख लीजिए। हमारी जमीन थी 8 एकड़ नसून है, वो दूसरों को हमें बेच दिए वो। अच्छा। और अभी हमारे पैसे आने के थे, अभी 5 लाख रुपए आने के थे, मालूम नहीं हो कैसे पौरा फटाने लिखा हुआ को हमें साइन करा दिया हमारा। तो हमें साइन करके दिया नहीं, और वो अभी हमारे पैसे आए नहीं है। वो हमें जाकर उनसे पूछ पैसे दिए, बोले तो नहीं मैं पैसे सबके देता हूँ, ये देता हूँ, ऐसा बोलने का रहा। तो मैं पौरा फटाने को दिया नहीं, क्या करने बता नहीं, जमीन मेरी होगी बोल रहे हैं। हमें हमारे पूरे 5 भाना है, 5 भाना के लिए किसी को कहना खाए नहीं हमें। उनके ऊपर हम केस कर सकते क्या? जी, पहली बात तो मैं श्रोतागण को ये बता दूं कि ज़रा सवाल को पहले से दिमाग में सोच लिया करें या कहीं लिख लिया करें, ताकि सवाल में क्लैरिटी हो। आपने तकरीबन 2 मिनट बात की, लेकिन अभी आपके सवाल में कोई क्लैरिटी नहीं आया। आपने सिर्फ ये कहा कि हमने ज़मीन था जिसको मैंने बेच दिया था। बेचने के बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि वो पैसा हमें नहीं मिला है। तो एक बात है कि ज़मीन जब आपने बेच दिया, उस पर सिग्नेचर कर दी कागज़ पे, तो पैसा आपको उसी वक्त देखना चाहिए था कि मिला या नहीं मिला। तो पहले तो सवाल ये क्लियर बताएं कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला, आपने दस्तखत किस सिचुएशन में किया। क्या उन्होंने कोई वादा किया था कि हम आपको पैसा बाद में देंगे? तो वह आपके और आपके वादे की जिम्मेदारी है, न कि कानून की जिम्मेदारी है। तो फिर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सवाल ज़रा क्लियर होना चाहिए, ताकि जवाब उसका क्लियर मिले। जी, इस एक्ट को लाने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि सड़क हादसों में कुछ कमी आए, जाम कम हो और पोल्यूशन कम हो। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये सारी चीजें इस एक्ट की वजह से कम हो पाएंगी? देखिए, जैसा कि अभी फीडबैक भी इसको कह लीजिए मिल ही रहा है कि लोग जो है, ये पहले आ गया होता तो लोग पहले ही सुधर गए होते। लेकिन हकीकत ये है कि अगर दुनिया में ट्रैफिक सिस्टम को देखा जाए तो हम साउथ एशिया कंट्रीज़ के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जगहों पे जो है लोग ख्याल ही नहीं करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो बनाया गया है वो उन्हीं के लिए बनाया गया है, उन्हीं के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। कोई हाथ ऊपर उठाकर ग्रीन इस पर ही चल देता है, जैसे मालूम पड़ता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जब ये देखा गया कि दुनिया में गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ये इलाका साउथ एशिया का ऐसा है जहाँ पर कि शान, उसमें कोई द्वारा नहीं है, कभी कभी शान समझते हैं, अरे चलो भाई ये जो है एक बहादुरी का काम किया। नहीं, ये कहते हैं ना कि ये इस तरह से राइट डायरेक्शन में अलाउ नहीं है, चलो चल रहे हैं, देखें कौन रुकेगा। तो इस किस्म का हमारी मानसिकता है। तो पहली बात तो ये कि इसमें दो राय नहीं है कि जो फाइन बढ़ाया गया है वो एक मेरे ख्याल से अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लोगों की अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, लोगों को ये बताना कि ये जो कानून है वह आपकी भलाई के लिए है, आपके मुआशरे के लिए है। आप फाइन से क्यों घबरा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमें फाइन देना ही ना पड़े? वही जो सोच है, सोच में तब्दीली लानी होगी। कोई कहे कि साहब फाइन हम 5,000 से 50,000 कर रहे हैं, आप कहिए बैठे हुए यही सोचिए कि 50,000 नहीं 5 लाख कर दें, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करते हैं। तो सोच तो ये होना चाहिए कि चाहे फाइन कुछ भी कर दें, हम वायलेट करने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बजाय ये शिकायत करना कि फाइन ज़्यादा हो गया है। फाइन ज़्यादा हो गया है तो आज की तारीख में दुनिया बिल्कुल एक गांव हो गई है। पूरी दुनिया का ट्रैफिक रूल्स, वहाँ के लोगों का अपना सिस्टम, ये सब कुछ आज लोगों के सामने है। और जब ये बात कही जाती है कि दुनिया के इस इलाके के लोग जो 3-4 कंट्रीज़ हैं, उस कंट्रीज़ के लोग अपने को बहुत महज़ब और कल्चर बनते हैं, लेकिन रोड पर अगर इनको चलते हुए देखिए तो कहीं से महज़ब और कल्चर नहीं लगते हैं। ये बात सुनते हुए मजमूई तौर पे हमारी बेइज्जती महसूस होती है। तो हम एज ए नेशन अपने आप को किस तरह से वर्ल्ड के कल्चर्ड सोसाइटी में अपनी गिनती कराएं, इसके लिए सरकार को ही मजबूर होना पड़ता है ऐसा लेजिस्लेशन लाना जो इसमें कि फ़ाइन का प्रावधान ज़्यादा होना, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी न समझकर तो कम से कम मजबूरी ही से रूल एंड रेगुलेशंस को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो मेरी गुजारिश यह है कि जिस तरह से फ़ाइन बढ़ाया गया है, सरकार को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लोगों में प्रोपगेट करे कि वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। एक कल्चर कौम की पहचान होती है कि जो रूल्स बनाती है उसको फॉलो करती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आंध्र प्रदेश से, रशीद अहमद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मौजूद सेट करके भी पूछ सकता हूँ? जी बताएं। मैं एसी लिया था फाइनेंस में, जी 0% फाइनेंस में। तो बार बार वो कंपनी वाले जो है चेक पेश कर रहे हैं मेरे अकाउंट में, जो है सारा पैसा, मतलब कभी पैसा नहीं होता तो बैंक वाले फाइन डाल रहे हैं उसको। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तकरीबन जो है मेरे 5,000 रुपये तक जो है फाइन में कट गए। तो क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं कुछ फाइल कर सकता हूँ कि केस उनके पास? देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है कि आपने जो एसी लिया है इंस्टॉलमेंट पे, उसके एवज में आपने दुकानदार को चेक काट कर दिया है मंथली इंस्टॉलमेंट का। तो देखिए, मंथली इंस्टॉलमेंट का अगर चेक आपने उसको उसकी ये वो लाजमी है कि जब डेट आएगा तो वो चेक को पेश करेगा, और उसके बाद अगर बाउंस हो रहा है तो ये आपके ऊपर एक ऑफेंस भी हो रहा है। और बैंक का भी ये प्रावधान हो गया है कि महीने में आप 3 बार या 4 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो है उसका उनको फ़ी देना पड़ता है, वो भी उनके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कहीं से भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरे साइड से वायलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि वायलेट आपकी तरफ से हो रहा है कि आप चेक तो दे दिए हैं और आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि जब चेक का प्रेजेंटेशन का डेट आए तो आपके अकाउंट में पैसा रहे। तो इसमें जो भी गलती है, जो भी कमी है, वो आपकी तरफ से है। अब वो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गुलबर्गा से, तैयब। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? ये हमारा सवाल ये है, गुलबर्गा स्टेशन से बोल रहा हूँ मैं जी। हमारे एक दोस्त ने अपने अहलिया को तलाक दे दिया। अगर उसके बच्चे हैं तो किफालत कब तक उस लड़के के ऊपर रहेगी, उन बच्चों की? तैयब साहब, आपका सवाल बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है। आपके दोस्त ने अहलिया को जो है तलाक दे दिया है, और ये कि उसके बच्चे हैं, कब तक उनकी किफालत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए, अगर लड़का है तो जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता है, यानी कि 21 साल का नहीं हो जाता है, और अगर लड़की है तो जब तक वो बालिग होने के बाद भी वो मैरिज करके खुद या सर्विस करके खुद कफील नहीं हो जाती है, तब तक आपको जो है देना पड़ेगा, यानी बाप को बेटे या बेटी को देना पड़ेगा। वकील साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शेख अंसर। हेलो। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं 62 ईयर्स का हूँ। मेरा लाइसेंस एक्सपायरी हो गया, मैं देख नहीं सका था, भूल गया था जी। 2017 में खत्म हो गया है। अब उसको रिन्यूअल कराने के लिए जाऊँ तो क्या पेनल्टी भरना पड़ेगा, यानी तो नया बनाना पड़ेगा मेरे को? जी ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। इस मोटर व्हीकल्स में यह भी प्रावधान है कि लाइसेंस कब कब किस सिचुएशन में दिया जाए, और एक एज के बाद ये भी है कि दोबारा अगर लाइसेंस इशू भी हो रहा है, अगर टाइम से भी आप करा रहे हैं विद इन एक्सपायरी पीरियड, तब भी जो है आपका आई टेस्ट वगैरह होगा, और ये एक अच्छा प्रावधान है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी आप जो हैं कांटेक्ट कीजिए, फॉर्म भरिए, उसको रिन्यूअल के लिए आपको बुलाया जाएगा, और आपका ख़ास तौर से विज़न का टेस्ट होगा। अगर वो सही पाएंगे तो आपको जो है वो लाइसेंस। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से, अंसारी। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैडम, मेरा सवाल यही है वकील साहब से कि मैं एक राशन दुकान का अप्लाई करता हूँ, पर मैं जब जाता हूँ तो मेरे को मतलब बहुत सारे कहीं तासुब का शिकार होता हूँ, मैंने मुस्लिम बोल के, और कहीं पर मैं जो मतलब कहीं ना कहीं मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, उस चीज से मुझे मतलब ये होना पड़ता है, और कहीं कहीं मतलब हर वक्त मुझे नाकामी, जब मैं अप्लाई किया हूँ दूसरे लोगों का हुआ, मैंने मुस्लिम का, और मेरा नहीं होता है। तो मैं वकील साहब से इतना प्रेशर है कि आखिर क्या, और जहाँ जाऊँ वहाँ पर सिर्फ जो है मतलब घूस की बात की जाती है, पैसे की बात किसी भी टेबल पर, और नीचे से लेकर ऊपर तक। देखिए, जहाँ तक मसला है कि आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है,
क्योंकि आपका कहना यह है कि आप डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कहीं रिलीजियस के बेसिस पर तो कहीं लैंग्वेज के बेसिस पर। देखिए, बंगाल का तो बेसिक जो लैंग्वेज है वहाँ का मदर टंग आम लोगों का बंगाली है, तो वो हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं महसूस करते हैं। वो तमाम हिंदी बोलने वालों को जो बंगाली भाषी हैं वो थोड़ा बहुत तो वो चीज़ें आ जाती हैं सामने। लेकिन आपका ये कहना कि मज़हब के बिना पे इस मसले में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई नहीं है। अगर सपोज़ कर लीजिए किसी हिसाब से अब आप अपने केस को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो हर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर भी ऑफिसर होते हैं, उनको लिखिए। आप किसी एक लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, उनसे बाकायदा नोटिस दिलवाइए और आप फिर बताना पड़ेगा नोटिस में कि आप राशन कार्ड के हकदार हैं, क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आप जो चीज़ दरकार है वो चीज़ आप पूरा करते हैं, उसके बाद भी आपके एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक नोटिस में आपका काम हो जाएगा। आप बाकी चीज़ों के लिए अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो इसमें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, आप फॉलो कीजिए, आप किसी लोकल एडवोकेट से बात कीजिए। जी, कई बार ये भी देखा गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो लोगों को नाजायज़ परेशान करते हैं, तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस है और वो इस एक्ट का हवाला देकर किसी को परेशान कर रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए तरन्नुम, ये बहुत एक थिन लाइन हो जाता है। वो थिन लाइन इस तरह से किस वक्त आप कहेंगे कि परेशान कर रहा है, किस वक्त आप कहेंगे कि नहीं वो कानून के हिसाब से चल रहा है। पहली बात तो ये कि हर सिटीजन्स को, हर हिंदुस्तानी शहरी को इस बात को बहुत क्लियर जहन में रख लेना चाहिए कि आपको लॉ को फॉलो करना है। और अगर कहीं किसी महकमे में, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, कोई भी सरकारी महकमा है, अगर उसका कोई भी ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम ऑफिशियल्स अगर वो कानून का फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आपके पास ये प्रोविज़न है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से आप कानून के आपको बाइंड करता है कि आप कानून को माने, उसी तरह से उस ऑफिसर्स को भी कानून बाइंड करता है कि वो जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले। आपको ये पूरा हक है, अगर कोई ट्रैफिक वाला आपको रोक रहा है और आपसे आपकी गाड़ी और आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके गाड़ी का जिसको बोलते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, आरसी के मुतालिक अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका पूछना उसका हक है, ये उसका ड्यूटी का हिस्सा है और उसका जवाब देना जो है ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसा वो कर रहा है जिससे कि ये लगे कि वो कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट की बात कर रहा है या किसी किस्म का धमकी दे रहा है कि देखिए फाइन ज़्यादा इतना हो गया है, इतना में आपका काम चल जाएगा, तो अगर आप सही मानों में देश प्रेमी सिटीजन हैं, आपको देश से प्रेम है, तो इसका मतलब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। आज जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है वो खुद तो फॉलो करता ही है, प्लस वो ये भी देखता है कि जो सामने वाला है वो भी फॉलो करे। अगर आप सोच लें कि हमें किसी हालत में रूल नहीं तोड़ना है तो फिर सामने वाला अगर आप देख रहे हैं कि वो आपका तमाम दस्तावेज सही होने के बाद भी आपको धमकी दे रहा है तो कानून ये कहता है कि उस धमकी को आप बर्दाश्त न करें, बल्कि उसके खिलाफ आप कानूनी चाराजोई करें। और आज की डेट में कानूनी चाराजोई बहुत आसान हो गया है। आप सिंपल उसका नाम देख लें, अगर नेम प्लेट नहीं लगाया हुआ है आप पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि ज़रा ये एक्सप्लेन कर दोगे कि किस किस दफ़ा में तुम चालान कर काटोगे, ये लो। अगर वो ऐसा कर दे रहा है तो लाजमी नहीं है कि आप वहाँ पे जमा करें। वो ये है कि आपको इस चीज़ के लिए बाइंड करने के लिए कि आपको कोर्ट में आना होगा। वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है, गाड़ी का आपको आरसी रख सकता है, उसके बाद फिर वो कोर्ट में आपको आएगा चालान में, वहाँ पर आप फिर कोर्ट में केस फाइट कर सकते हैं। आज की डेट में सभी चीज़ें खुली हैं, तकरीबन तमाम चौराहे पे हर जगह, कम से कम दिल्ली जैसे शहरों में तो आप टीवी के दायरे में हैं, आप कैमरे के दायरे में हैं। जब कैमरे के आप दायरे में हैं तो आप उस चीज़ को फ़ौरन प्रिजर्व करा सकते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ट्रैफिक पुलिस ने ज़्यादती की है, उस वक्त का जो ये है फुटेज जो है उसको प्रिजर्व किया जाए और फिर आप केस जो है बाकायदा फाइट कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये सब प्रावधान है। तो एक जागरूक सिटीजन होने के नाते जहाँ तक आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कानून को फॉलो करें, उसी जिम्मेदारी में ये भी आती है कि अगर दूसरा आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो उसको भी आप मजबूर करें कि वो भी कानून को फॉलो करे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या और कोई ऑफिसर्स हो जो कि सरकारी या गैर सरकारी ओहदे पे लगा हुआ है।
जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? अच्छा जनाब, मेरे पास एक वैलिड लाइसेंस है। अब 2-3 गाड़ियां, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस दिखा सकते हैं? आप एक गाड़ी में लाइसेंस आपके साथ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेरे पास मोबाइल में रहती है, इतनी वैलिड जो हम दिखा सकते हैं? जी नहीं, इसका प्रावधान नहीं है। जो लाइसेंस आपको लेके चलना है, और जब आपको ट्रैफिक पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी आपसे मांग रही है तो आपको वही लाइसेंस देना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल है। जी, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उनके पास हेलमेट नहीं होता है। तो अब इस एक्ट में नाबालिगों को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे पहले भी जो एक्ट था उसमें भी नाबालिग को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं था। ये समझ लीजिए, इसको ऐसे कहिए कि गाड़ी रोड पे चलाने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, और लाइसेंस उसी को इशू होता है जो कि बालिग हो। तो जो नाबालिग हो उसको तो लाइसेंस इशू ही नहीं होगा, तो उसको हेलमेट और गाड़ी चलाना ये सब तो कंप्लीट वर्जित है। बस पहले ये था कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो उसका 5,000 ये था फाइन था, अब उसको उठा के 25,000 कर दिया गया है। देखिए, यहीं पर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि कानून तो ये कहता है ना कि पनिशमेंट उसी को मिलेगी जिसने कि कानून तोड़ा है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया मल्टीप्लाई होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, कम्प्लेक्स सोसाइटी होती जा रही है, वैसे वैसे कानून को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यही सिचुएशन ये है कि एक 17 साल का लड़का जो है एक बड़ी सी गाड़ी लेकर 15 लाख की अपनी बाप की गाड़ी लेकर जो है रोड पर है, और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो सिचुएशन ही बहुत डेंजरस हो जाता है। और ऐसे में जो ये प्रावधान है कि गाड़ी चलाने वाले यानी कि ऑफेंस करने वाले ही की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा कानून को एक नया रुख देना पड़ेगा, जो कि अभी तक क्लियर प्रोविज़न नहीं आया है कि गाड़ी लाजमी है कि 17 साल का लड़का है, वो सर्विस में नहीं है, वो गाड़ी अगर चला भी रहा है, अगर फाइन भी जमा करेगा तो उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स जमा करेंगे, चाहे उसको 5,000 कर दें या 25,000 कर दें। प्रावधान ये भी होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में गार्जियंस के लिए भी किसी न किसी किस्म के पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। जी, 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक है बुरहानपुर से फरीद अख्तर अंसारी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं हैदराबाद से रिजवाना बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि मेरे भाई के जो बच्चे हैं जी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, तो मेरी जो भाभी है उन्होंने अपने मायके चले गए। हम आपको उनके बच्चों से मिलने भी नहीं दे रहे, और है कि हम वकील के पास जाएंगे तो पैसे भी नहीं है हमारे पास कि हम मसले का हल कोर्ट से करें। तो इसलिए वकील साहब से मशवरा करना था कि हम किस तरीके से हम हमारे बच्चों को मिल सकते। हॉलीडेज भी होते तो लोग क्या करते, मिलने नहीं देते, फोन भी करते तो नंबर चेंज कर दिए फोन का। अच्छा। और मेरे अम्मी जो है वो बच्चों को इतना चाहते, क्योंकि बच्चे जब से हैदराबाद में थे हमारे पास, अम्मी की लागू है वो। अम्मी बहुत रोते रहते, मेरे बहुत तबीयत खराब कर ले रही। तो इसका कोई मसले का हल निकाल। सवाल मैं समझ गया। आपका सवाल ये है कि आपकी भाई का इंतकाल हो गया है और उनकी बीवी यानी कि आपकी भाभी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई हैं और बच्चों को मिलने नहीं देती हैं। तो देखिए, जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का मसला है कि अगर बाप के पास बेटे या बेटियां हैं तो फिर माँ को ये कोर्ट अधिकार दे देता है कि अगर उनके पास कस्टडी है तो मिल सकती हैं। उसी तरह से अगर माँ के पास है तो बाप को अख्तियार दे देता है। यहाँ तक प्रावधान है कि दादा दादी और नाना और नानी को वही हक है या नहीं है। तो कानून में ऐसा कोई हक नहीं है, लेकिन कानून ज़रा मोरल ग्राउंड और तहज़ीब और तमद्दुन को भी देखती है। ऐसे सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि नानी ख़ास तौर से दादी का बुरा हाल है यहाँ पे, क्योंकि आपकी माँ जो है वो बच्चों की दादी हुई। बच्चे घर में रहे होंगे, लाजमी है कि एक उनसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। तो देखिए, इसमें तो आपने वजह नहीं बताया कि आखिर में क्यों नहीं मिलने देती हैं और बच्चों का एज क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में तो सिर्फ सोशल प्रेशर ही काम करता है। आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व कीजिए और बताएं कि दादी के बच्चे जो है दुश्मन नहीं हैं, उनके बेटे के बेटियां हैं। तो एक यही एक सिस्टम है, बाकी तो इस किस्म का कोई कानूनी चारा जो इस समझ में नहीं आ रहा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बुरहानपुर से, फरीद। हेलो। हाँ वकील साहब जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, जैसे मुसलमान अपने आपस में कोई भाई बिरादरी में जैसे प्लाट खरीदते हैं जी,
हाँ हेलो। हाँ बताएं। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी, सवाल बताएं। प्लाट वगैरह खरीदते हैं अपन तो बख्शीश वगैरह कर देते हैं। क्या आप सवाल का क्लियर नहीं हो रहा है, सवाल जरा क्लियर कीजिए। हाँ, बख्शीश वगैरह करते हैं सर। क्या करते हैं? ये प्लाट वगैरह लेते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं पहले थोड़ा थोड़ा करके दिए, अब वो 2 साल में। हेलो, तो वो बख्शीश कराते हैं आपस में, मुसलमान आपस में, तो वो जहाँ तक दुरुस्त है आप बताइए हमको। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या कर रहे हैं कि मुसलमान आपस में करते हैं। अपन प्लाट खरीदते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिए, चिल्लर चिल्लर करके। ठीक है, ठीक है। तो हो जाती है, वो दामंतन वगैरह हो जाता है, वो सही है कहाँ तक के? आप सवाल जरा क्लियर कीजिए। आपके सवाल से सिर्फ इतना अभी तक जाहिर हो रहा है क्लियर कि आप प्लाट जो है वो किस्त में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर ले रहे हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? पैसा जैसा बने दे दी, लेकिन बख्शीश करवा लेते हैं उसको अपन। क्या करवा लेते हैं? बख्शीश। बख्शीश, ये बख्शिश क्या होता है? इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। सवाल ये होता है कि बख्शीश जैसे होता है, मुस्लिम में बख्शीश हो जाता है मुसलमान को कानून के हिसाब से। नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं होता है कानून के हिसाब से। सिंपल यह है कि या तो आप प्लाट खरीदेंगे तो एक ही बार पैसा दे देंगे, या तो उसको किस्त पर पैसा देंगे, जिसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। कि एग्रीमेंट हो जाता है कि चलिए साहब 5 लाख की प्रॉपर्टी है, अभी हम 2 लाख रुपया दे रहे हैं, 3 महीने बाद जो है 50,000 दे देंगे, उसके 3 महीने बाद 25,000 दे देंगे, उसके 6 महीने बाद 25,000 दे देंगे, फिर कागज हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम होता है जी। इसके अलावा कोई बख्शिश, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बख्शिश तो उस चीज को बोलते हैं कि किसी को खुश होकर कुछ ये करके आप जो है उसको कुछ बख्शिश देते हैं, इनाम के तौर पे कुछ दे देते हैं। तो इनाम के तौर पे ये सब चीजें कुछ नहीं होती है। आप ये कहिए गिफ्ट, कि हमने उसको पैसा दिया है लेकिन वो हमारे नाम से गिफ्ट कर दिया, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसको भी फिर सेल ही बोलेंगे, गिफ्ट नहीं बोलेंगे। जी वकील साहब, इस दौरान कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अयूब। हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, ये हमारे दावनगिरी के लोग मेरा सवाल। देखिए, आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। बहुत सारे लोग IMF में फंस गए हैं हलाल रोजी खाने के लिए। समझा नहीं। वो उसमें 5,000 से लेके करोड़ रुपए तक भी डाले एक। वो कैसे लेना और किसके पास लेना, क्या सब परेशान है, इसके बारे में आप तफसील से जरा मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जरा सवाल को जरा ये तो बताइए कि किस चीज में आप फंस गए हैं, कहाँ पर 500, 1000 या करोड़ रुपया दिए हैं? IMF बोल के एक कंपनी था बेंगलुरु में। अच्छा। ये लोग बैंक में जो रख के इंटरेस्ट खाने से बचने के लिए उनके पास पैसा रखा था। वो गरीब लोग दवा के लिए भी रखा था, कुछ रोजी के भी लिए रखा था। 5,000 से लेके 5 लाख करोड़ तक भी डाला है। ये पैसे कब तक मिलेंगे और किसके पास पूछना, और ये लेने के लिए कुछ तकलीफ होता है। नहीं, आपने ये पैसा कहाँ दिया था? जी, पैसा कहाँ दिया था, किसको दिया था? IMF बोल के एक कंपनी है। अच्छा, हाँ समझ गए। देखिए, ऐसा है कि ये तकरीबन पिछले 20-25 साल से एक अजीब किस्म का ये चला है चीटिंग का प्रोसेस। उसमें अक्सर वो लालच ये देते हैं कि बैंक से आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 8%, 10%, 12%, लेकिन अगर आप पैसा हमारे पास जमा करें, कोई कहता है कि हम सोने का बिजनेस करते हैं, तो कोई कहता है हमारी फला फैक्ट्री है, कोई कहता है कि हम इसमें हैं, रियल इस्टेट में है, कोई कहता है कि हमने पेड़ लगाए हैं और पेड़ जो है जो आज 10 रुपये का है वो आज से 20 साल बाद जो है वो पेड़ 10,000 का हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म का प्रोजेक्ट देते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी करने का जो तरीका है वो ये है कि शुरू में कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों को पकड़ते हैं, उनसे पैसा जमा करवाते हैं। अब पता ये चलता है कि 1.5 साल 2 साल भी नहीं होता है कि पैसा डबल या कहीं कभी 3 गुना जो है उनको मुनाफा देते हैं और कहते हैं कि हमने पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से, खासतौर से जो मुसलमानों में एक ग्रुप है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। मुसलमानों को ये कहता है कि हम सूद नहीं लेते हैं, ना सूद देते हैं, हम पैसा जो है जायज़ बिजनेस में लगाते हैं और उसका प्रॉफिट जो है कभी कभी साल ही में 2 गुना हो जाता है। इस तरह से करके जो है लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। जब अच्छा खासा रकम उनके पास जमा हो जाता है
तो 2-4 साल करते हैं काम, उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। फिर उन लोगों का जो कि पैसे के लिए जाते हैं, जब हंगामा होता है तो पता चलता है कि उनके ऊपर जो है वो या तो देश छोड़कर चले जाते हैं या तो लापता हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में देखिए, जो आपको लोगों ने ये पैसा लगाया है, चाहे वो जो भी ग्रुप है, आप कह रहे हैं कि IM ये कोई ग्रुप होगा, तो उसमें पहली बात तो ये कि आप लोग फौरन पुलिस में कंप्लेंट करें कि उसने आपसे ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ बताकर उसने कहा था कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हमने इन्वेस्ट कर दिया है और अब ये पैसा मांगने पे नहीं दे रहा है बल्कि लापता हो गया है। तो पहली बात तो ये कि आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। ये 420 का केस है, अमानत में ख़यानत का केस है। तो अगर एक बार केस रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर और कंपनी की शक्ल में होगी उनकी या पार्टनरशिप की शक्ल में होगी, तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। जो बात सिंपल है कि एडवोकेट को एंगेज कीजिए लोकल, और उनसे ड्राफ्ट कीजिए कंप्लेंट और कंप्लेंट डालिए। जितना जल्द हो सके उतना जल्द कानूनी कार्रवाई आप लोग करें, अदरवाइज पैसा जो है फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी वकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये हैदराबाद से हैं मालन बेगम। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी लड़की को छोड़ के 5 महीने हो गया। वो लोग और क्या बोलते सोने के लिए लड़ाई हुई थी। तो उसके माँ बाप को भी मारे, लड़की के। अच्छा। मैं खाला बात कर रही हूँ। वो लड़की के माँ बाप को भी मारे और क्या बोलते सुने पुलिस में हम लोग FIR लिखाए और केस तो अब तक के नहीं गया 5 महीने से। और वो मारम तोड़ी करके ना तो बीवी को पाल रहा, ना तो फोना कर रहा, ना तो कुछ कर रहा। तो हम लोग अब करना तो क्या करना बोल के सोच रहे हैं। देखिए, आपने ये तो बताया है कि उन्होंने जो मार पिटाई की है उसके मुतालिक FIR आप लिखवा चुके हैं। तो FIR लिखवा देने के बाद जो है लाजमी है इन्वेस्टिगेशन होता है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में देर होती है, लेकिन जब एक बार FIR लॉन्च हो चुकी है और आप अपने बयान पर कायम है तो पुलिस जो है उसमें उनके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल करेगी। दूसरी बात यह कि आपने ये बताया कि सोने के लिए मांग कर रहे थे, उसके ऊपर झगड़ा हुआ, तो ये ऑलरेडी 498 या 406 का केस हो जाता है। वो भी FIR में यही दर्ज हुआ होगा। इसके अलावा अगर वो कुछ खर्चा पानी नहीं दे रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है। आप जो है 125 CRPC में जा सकती हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में खर्चे के लिए जा सकती हैं। और ये सब प्रावधान है। आप एडवोकेट कीजिए और कोर्ट में केस फाइल कीजिए। जैसा कि आप फैक्ट बता रही हैं, हकीकत बता रही हैं, उसमें कानून जो है वो आपके साथ है। आपको चीज़ों का, आपके परेशानियों का हल जो है कानून के पास है। आप फ़ौरन जो है कानूनी चाराजोई कीजिए। जी वकील साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। किन हालातों में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, एक तो होता है कि डेंजरस ड्राइविंग। दूसरी बात यह कि डेंजरस ड्राइविंग ही ऐसा आ जाता है कि उसमें आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरी बात यह कि बहुत से वायलेशंस है, जैसे ट्रैफिक में एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो तमाम केसेस जो हैं हालांकि अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी जो है पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सरकारें कानून हमारी बेहतरी और हिफाजत के लिए बनाती हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है उन रूल्स को फॉलो करना। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।